नमस्कार दोस्तों, भारत डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग अन्य विषयों से अलग हटके, जैसे कि आपको मेरे लेक्चर के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से या यूट्यूब के माध्यम से जो सूचना मिली है कि मैं इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान और टेक्नोलॉजी 4 का लेक्चर भारत डिजिटल क्लास के ऊपर उसके ऐप पे मैं 350 घंटे का लेक्चर देने जा रहा हूं। और उस लेक्चर के क्वालिटी को आप चेक करें। इसके लिए कभी कभी मेरा लेक्चर यूट्यूब पर जो है भारत एकेडमी के डाला जाता है, लेकिन आज मैंने एक अलग हट करके एक विषय को चुना है और वो विषय है करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स विषय के चुने जाने का उद्देश्य क्या है मेरा? तो सबसे पहले आज आपको ये दिखाना है, दिखाने का मतलब शक्ति प्रदर्शन नहीं, आपको मार्गदर्शन देना। आपको ये दिखाना है कि क्लास 3 के जो स्टाइल में आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर उस स्टाइल से आप यदि जीपीएससी और आईएएस लेवल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो आज मैंने एकदम लेटेस्ट चुना है करंट अफेयर्स भूगोल का। इसके पीछे मेरे 2 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। एक तो मेरा एक भी भूगोल का लेक्चर अभी तक ऐप में काफी है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं आया है। तो इसी बहाने आप मेरे भूगोल के क्वालिटी को भी देख सकते हैं। और दूसरा कि करंट अफेयर्स रियल में कैसे पढ़ना चाहिए। और तीसरा, हमने सब्जेक्ट जो चुना है वामन ग्रह सीरीज। अभी इसी सप्ताह पिछले 5-7 दिनों में लगभग पूरे भारत का कोई भी ऐसा चैनल या टेलीग्राम का हो या यूट्यूब का नहीं होगा जो इस पर चर्चा नहीं किया होगा। और ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो गलत किया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि एक भूगोल के शिक्षक होने के नाते उसके करंट टॉपिक को एक बार चुन करके आपको बताएं कि देखिए ऐसे पढ़ा जाता है। और उसके बाद चौथा उद्देश्य है कि जो आप गुजराती भाषा में मैगजीन पढ़ रहे हैं, इससे आपको कोई भी पढ़ रहे हैं XYZ, उससे आपको उनका कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हैसियत पता चल जाएगा कि वो क्या देते हैं आपको। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको ब्रह्मांड सेक्शन के अंदर के भूगोल का भी करंट अफेयर्स हो सकता है, वो आज दिखाते हैं। हेडिंग है वामन ग्रह सीरीज। हिंदी में साइरस भी कई बार बोलते हैं और अंग्रेजी में CERES है, सीरीज। सीरीज आपके सामने है। सीरीज के 2-2 चित्र हैं आपके सामने। एक सीरीज देखने में कैसा है? गोल है, क्योंकि आकाशीय पिंड अगर गोल नहीं होगा तो फिर वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आ सकता है। ये पहला है। गोल होगा और फिर कुछ गड़बड़ होगा तो उपग्रह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गोल होके अगर वो ग्रह के चारों ओर घूमने लगा तो उपग्रह हो जाएगा। लेकिन पहला क्राइटेरिया है कि ग्रह होने के लिए गोल होना जरूरी है। चाहे वामन लगाइए और चाहे केवल ग्रह बताइए, तो पूरी तरह से गोल है। ये तो इसका ट्रेडिशनल पार्ट हो गया। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये इसका करंट पार्ट है। और उससे भी करंट ये है, ये स्पेसक्राफ्ट, डाउन स्पेसक्राफ्ट, जिसने कि सीरीज का चित्र लेकर के ये बताया है कि यहां पर एक खारे पानी का सतह के अंदर एक समुद्र है। इसलिए आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। वरना सीरीज पर 5 लाइन
वो वीडियो शूट हो चुका है। कब? आज से 20 दिन पहले। तो 20 क्या, आज 22 है, समझिए 22 दिन पहले शूट हो चुका है। उसमें भी मैं सेरीज पढ़ाया हूं, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल पढ़ाई थी। तो आज ये फोटो बतलाता है कि सेरीज के करंट अफेयर्स को, ये करंट अफेयर्स है, उसको ट्रेडिशनल के साथ जोड़ करके जो प्रश्न देगा, क्योंकि यूपीएससी जीपीएससी दोनों में क्या लिखा रहता है, ऊपर थी लागता विषयों थी संबंधित करंट अफेयर्स। जीपीएससी में तो क्लियर लिखा होता है, और यूपीएससी में तो पूरा भारत का टीचर जो है, मैं भी शामिल हूं, चीख चीख के चिल्लाते हैं इकोनॉमिक्स में इतना करंट आया, अरे तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से का करंट आएगा, इतना पर्यावरण में करंट आ गया तो उसमें पर्यावरण ही होगा ना, इतना पॉलिटी में आ गया, इतना भूगोल में करंट आ गया तो वो भूगोल से ही संबंधित होगा। वो साइना नेहवाल तो हो नहीं सकता है भूगोल में करंट। तो ध्यान रखिएगा, आज उस करंट को ट्रेडिशनल के साथ कैसे जोड़कर पढ़ना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कि आज जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं तो उसके चर्चा में होने का क्या कारण है। करंट पढ़ रहे हैं ना, अगर ट्रेडिशनल पढ़ते तो कोई बात नहीं, ब्रह्मांड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आ गया सीरीज पढ़ लिए, लेकिन आज करंट अफेयर्स में अगर सीरीज पढ़ रहे हैं तो इसके चर्चा में होने का क्या कारण है। तो पहला कारण क्या है, हाल में नासा द्वारा वामन ग्रह सीरीज नी सपाटी नी नीचे, ये फोटो देख लीजिए, नी सपाटी नी नीचे खारू पानी होवानी पुष्टि। हाल में नासा के द्वारा ड्वार्फ प्लैनेट सेरिस के धरातल के अंदर खारे पानी का समुद्र होने का जो है नासा पुष्टि किया है। तो ये आपके सामने नासा की तस्वीर है उसके वैज्ञानिकों का, और ये जो फोटो आया है हमारे पास उस इसके स्पेस क्राफ्ट से, ये वो फोटो है, क्या कहते हैं, सॉल्ट वाटर, खारा पानी का तस्वीर। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना चाहिए, नासा का फुल फॉर्म। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है नासा। तो चर्चा का पहला कारण क्या निकला एक लाइन में कि ड्वार्फ प्लैनेट सेरिस के सपाटी के अंदर खारा जल का होना। जल है तो जीवन है। खारा को मीठा कर सकते हैं ना, इजराइल कर ही रहा है ना खारे पानी को, इसलिए पानी होना जरूरी है, उसके बाद तो कुछ तिकड़म करेंगे अगर वहां जीवन की दशाएं संभव होंगी तो वैज्ञानिक को एक उम्मीद जगा। दूसरा कारण, वैज्ञानिकों द्वारा तेने ओशन वर्ल्ड, महासागरीय दुनियाનું नाम આપવામાં આવ્યું। चर्चा में होने का यही दो कारण है दोस्तों, कि वैज्ञानिकों ने उसको ओशन वर्ल्ड का नाम दिया। ये ओशन वर्ल्ड के दो फोटो आपके सामने हैं। अब इस दो लाइन के बाद मैं एम वाले कोचिंग की बात कर रहा हूं, जो दिल्ली से छपता है, जो यूट्यूब पर आकर के खूब बढ़िया बढ़िया शब्द बोलता है, और वो एम में है। दोस्तों, तीसरा चर्चा में कारण क्या लिखता है कि शटलयान डाउन के द्वारा तस्वीर खींचा जाना। ये भाई, सैटेलाइट से तस्वीर खींचा जाना चर्चा में कारण होता है कि दो मेरे पास निष्कर्ष आया वो चर्चा का कारण होता है। बस यही है, कैसे बातों को खींचा जाए, और उसके खींचने में हमारा जो मूल बात है वो हाथ से निकल जाता है। तो ये जो है आज आपको ये चर्चा में होने का कारण समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, तो चर्चा में होने के कारण में जो दो पॉइंट आपने पढ़ा, दोनों का केंद्र बिंदु कौन है, सेरिस। खारा पानी कहां निकला, तो सेरिस, ठीक है। नासा जो है, ये देख लीजिए आपके सामने है, नासा जो है खारा पानी कहां बताया,
तो सेरिस पे बताया। नासा किसका नाम दिया ओशन वर्ल्ड? तो सेरिस का नाम दिया। तो अब हम पहले इसके बैकग्राउंड को जानें कि सेरिस क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि सेरिस के बारे में क्या क्या रिपोर्ट आया है। तो पहले तो हम सेरिस का अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक लाइन ट्रेडिशनल भी आ सकता है। तो सबसे पहले सेरिस का शोध कौन किया, खोज कौन किया? तो सेरिस का खोज एक बार तो कोई ना कोई इंसान किया, तो कहेंगे कि एक नेचुरल पर्सन किया। और आज जब नासा के द्वारा छोड़ा गया डाउन सेट स्पेसक्राफ्ट फोटो क्लिक करके भेजा, तो अब उसके अंदर का चीज भी खोज करके कौन लाया? तो नासा का वो स्पेसक्राफ्ट आया। तो दो लोगों की नाम याद रखेंगे। तेनी शोध 1 जनवरी 1801 में इटली ना कैथोलिक पादरी ग्यूसेप पियाजी द्वारा करवामा आवी। ये देखिए, ये है ग्यूसेप पियाजी और ये है हमारा सेरिस ग्रह। यानी 1 जनवरी 1801 ईस्वी में इटली के कैथोलिक चर्च के पादरी थे गियोसिप पियाजी। उन्होंने सबसे पहले दूरबीन के द्वारा सेरिस को देखा था। तो इसके खोजकर्ता का नाम ये याद रखना है। दूसरा, 6 मार्च 2015 को, पहले गुजराती बोल जाते हैं कि आपको अच्छा लगे। જ્યારે 6 मार्च 2015 नासा द्वारा छोड़वामा आवेल उपग्रहो डॉन स्पेसक्राफ्ट को अनुवाद किया गया है अंतरिक्ष यान हिंदी में। डॉन सेरिसनी कक्षा में पहुंच्यो त्यारे सेरिस कोई स्पेसक्राफ्ट द्वारा मुलाकात करवामा आवेल प्रथम ड्वार्फ प्लांट बन्यो। यानी कि दूसरा क्या कहेंगे कि सेरिस की कक्षा में डाउन कब प्रवेश किया? 6 मार्च 2015 को। तो जब सेरिस 6 मार्च 2015 को सेरिस की कक्षा में प्रवेश किया, तो किसी भी ड्वार्फ प्लैनेट में, अभी उसकी परिभाषा बताएंगे, किसी बौना ग्रह में, वामन ग्रह में की कक्षा में प्रवेश करने वाला वो पहला शटल एयर स्पेसक्राफ्ट बना। यह है इसकी दूसरी कहानी। यह है डाउन स्पेसक्राफ्ट। अभी सब बताएंगे। जब पूरा आप देखेंगे, ये लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का ये एक टॉपिक आपका ले रहे हैं दोस्तों। आपको आदत लगाना है कि करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को कितना पढ़ा जाता है, और मैं प्रयास करूंगा कि हर वीक अब एक आपको, लेकिन मेरे विषय से लगता हुआ, कभी साइंस टेक, कभी पॉलिटी, कभी ज्योग्राफी से लगता हुआ एक करंट टॉपिक से आपको यूट्यूब पे परिचय कराता रहूं। ऐप पे नहीं, उस पे तो जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उनको हम दे पा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी आपको जो है परिचय कराता रहूं, जिससे आपके अंदर ये एक सोच डेवलप हो जाए कि आप क्या कहते हैं, कैसे करंट को जोड़ करके पढ़िएगा। और दोस्तों, करंट टॉपिक का जब भी मैं लेक्चर लूंगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि इसका पीपीटी जो है वो भारत के एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ, और जो मेरा विश्वास का अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये आपको प्रोवाइड करा दूँ। ये मेरा प्रयास रहेगा कि जिससे आपको अगर ये देखने में कोई दिक्कत हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका अगला है। हर लाइन देखिए क्वेश्चन बन रहा है। इसका खोज कौन किया, कब किया? 1 जनवरी 1801 को गियोसेप पियाजी इसका खोज किया। इटली के कैथोलिक पादरी थे। दूसरा, 6 मार्च 2015 को जब डाउन स्पेसक्राफ्ट इसकी कक्षा में प्रवेश किया, तो किसी ड्वार्फ प्लैनेट की कक्षा में प्रवेश करने वाला जो है पहला स्पेसक्राफ्ट वो बना, या कहिए कि कोई पहला अंतरिक्ष ये स्पेसक्राफ्ट जिस पहले क्या कहते हैं वामन ग्रह पे पहुंचा, वो है हमारा सेरिस। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
पियाजिए जब इसका शोध किया था उस वक्त इसका नाम क्या रखा था? तो उस वक्त इसका नाम जो है पियाजिए सेरिस फर्डिनेंडिया रखा था। जिस वक्त इसको पियाजिए खोजा था, ग्यूसेप्पी पियाजिए, उस वक्त उसने इसका नाम रखा सेरिस फर्डिनेंडिया, जिसको कि लोगों ने अस्वीकृत कर दिया। लोगों का मतलब हम आप नहीं, खगोलविदों ने अस्वीकृत कर दिया। क्यों किया? उसके दो कारण थे, ये आपके पीछे। सेरिस रोमन कृषि देवी थी। रोम की वो खेड़ूतों की देवी थी। ये है उनका, उस देवी की फोटो देखिए, हाथ में जो है क्या है? फसल है, पाक है। यहां इनका ये तस्वीर देखिए, ऐसे इनके हाथ में क्या है? मक्का है, पाक है। तो उस समय तक 1800 ईस्वी आते आते वही कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की लड़ाई, अन्य धर्मों में क्या कहते हैं भी जो है खगोल का काम शुरू हो गया। अरबी लोग भी करने लगे। नव जागृति के बाद का समय है ये। हर एक जगह खगोल विद्या पे काम शुरू होने लगा। तो जो अलग अलग धर्मों के लोग थे, तो वो जो है इस पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हो पा रहे थे कि किसी, वो प्राचीन काल में कह दिए सोम देवता चंद्रमा को तो चलेगा, लेकिन अब अगर कोई हिंदू नाम रखने जाएंगे तो वो किसी नाम जो है कोई बड़े वैज्ञानिक हों उस पर रख दें तो लोग स्वीकार कर लेगा, या कोई बड़ा लीडर हो तो स्वीकार कर लेगा, कोई बड़े महापुरुष हो तो स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी देवी देवता के नाम पे रखेंगे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू, तो दूसरे धर्म के लोग हो सकता है विरोध कर सकें। तो एक कारण ये था। दूसरा अस्वीकृत होने का कारण ये था, ये है इटली। ये भी इटली का ये जो आइलैंड है इसका नाम है सार्डिनिया, और इटली का ये जो है ये दूसरा आइलैंड इसका नाम है सिसिली। और इटली का एकीकरण बड़ा ही मजेदार है। जब आप एकीकरण पढ़ेंगे तो ये देखिए, इस राज्य का नाम है पीडमोंट। ये जो राज्य है इसको कहते हैं पीडमोंट, और ये राज्य है सार्डिनिया। अब आपको हम इटली का एकीकरण अभी नहीं पढ़ा देंगे, बता रहे हैं। इसके ही नेतृत्व में, इन्हीं दो राज्यों के नेतृत्व में काउंट काबूर, मेजनी, गैरिबाल्डी, वहां के लीडर का नाम बता रहे हैं, इनके प्रयासों से, और उस समय जो पीडमोंट का राजा था, इनके दूरदर्शिता के कारण इटली का एकीकरण हो पाया। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि लोम्बार्डी, ये दूसरा राज्य है, ये ट्रेंटिनो, ये देखिए, ये वेनेटो, ये सब जो है ऑस्ट्रिया यहां पे है, देखिए ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। और ये जो बीच का राज देख रहे हैं, परमा, मोडेना, जितना देख रहे हैं, मैरिनो, अम्ब्रिया, ये सब छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनको एक करना बड़ा कठिन काम था। तो वो किया, वो कभी जब आईएएस के मेंस का ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे तब आप मेरे विश्व के इतिहास का कैलिबर देख पाएंगे। और हमेशा ये दावा है कि इतिहास मेरा सबसे प्राइम सब्जेक्ट है। कोई कितना भी बड़ा नाम दिल्ली में हो जाए, यहाँ तो चर्चा ही नहीं करते हैं, बच्चा है सब, छोड़ दीजिए। कोई कितना भी बड़ा दिल्ली में नाम हो जाए, जिसको कि आप एकदम नंबर 1 गिन रहे हैं, हम जानते हैं को कहाँ से पढ़ा है, दिल्ली विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ा है। और हम लोग अपने जीवन में, भले हमसे उम्र का बड़ा है, उसके यहाँ क्लास नहीं किए, उसको हम लोग हमेशा हुड आउट किए, तुमको इतिहास नहीं आता है, क्योंकि हम दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इटली के सिसिली द्वीप जो है ये नीचे, उसका राजा था जिसका नाम था फर्डिनांडे। उस राजा के नाम पर इस सिसिली द्वीप में एक शहर बसा है जिसका नाम है फर्डिनिया। ठीक ना? तो वो शहर दिखाया आपको। तो ये बताइए कि एक क्षेत्रीय राजा के नाम पर इसका नाम कैसे हो जाएगा, और एक धर्म की देवी के नाम पर दूसरे धर्म के लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे। इस कारण से जो है क्या कहते हैं इसके, ये थोड़ा नीचे उतार के एक बार फिर से दिखा दें, इसके सेरिस फर्डिनांडिया के नाम को अस्वीकृत कर दिया गया। ये था एक नाम। थोड़े समय के बाद जर्मनी में इसका नाम पड़ा हेरा। ये है देवी हेरा। ऐसा मत समझिएगा कि जैसे होता क्या है कि कहीं से आदमी टिप टाप लेता है और उसके बाद जो है उसको अनुवाद करके लिख देता है। एक एक का फोटो दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि यदि मैं लिखने के लिए सोर्स चाहिए, लेकिन मैं यदि लिखा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि हेरा कहां था। जर्मनी में गॉडेस थी हेरा। कुछ समय के लिए इनका नाम जो है हेरा भी रहा। सेरिस के बारे में जान रहे हैं। मॉडर्न ग्रीक में इनको लंबे समय तक दिमित्र कहा गया। सेरिस को मॉडर्न ग्रीक में लंबे समय तक दिमित्र गॉड के नाम से जाना गया। अब जाने, नामकरण समझ गए, अंत में सेरिस के नाम पे ये लोग स्वीकार कर लिए। अब जाने, ये है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल में ये है बृहस्पति ग्रह और ये है मंगल ग्रह और ये है अपनी पृथ्वी। बृहस्पति और मंगल के बीच ये देख रहे हैं ना, ऐसे कई आकाशीय पिंड घूम रहे हैं जो किसी कारण से ग्रह नहीं बन पाए। ग्रह क्यों नहीं बन पाए तो अभी आगे वही बताएंगे कि ग्रह और वामन ग्रह में क्या फर्क है। वो ग्रह नहीं बन पाए, वो प्लैनेट नहीं बन पाए। और लेकिन ये जो है ऐसे चारों ओर सूर्य के घूम रहे हैं। इन आकाशीय पिंड को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो अगर इस साल के परीक्षा में हम सब जो है सेरिस के पीछे पड़े हैं और अगर एक लाइन पूछ दिया भूगोल बोल के कि क्षुद्र ग्रह निम्न में से कहां अवस्थित है, तो करंट में ही गिना जाएगा क्योंकि सेरिस इसी में है। तो सेरिस इसमें होने के बावजूद क्षुद्र ग्रह इसलिए नहीं कहलाता है या स्मॉल आकाशीय पिंड, क्योंकि अभी पढ़ेंगे वामन ग्रह की जो परिभाषा है उसको ये जो है फुलफिल करता है, इसीलिए हम इसको वामन ग्रह कहते हैं, अभी बता रहे हैं। तो अब कहां मिलेंगे सेरिस महोदय? तो ते मंगल अने गुरुनी कक्षाओनी वच्चे रहेला लघु ग्रह बेल्ट नो सौथी मोटो आकाशीय पिंड छे। यानी इस बेल्ट में जितने भी ग्रह घूम रहे हैं या जितने भी आकाशीय पिंड घूम रहे हैं उनमें यह सबसे बड़ा है सेरिस। अब आगे बढ़ें। यह है नेपच्यून की कक्षा। यूरेनस, सैटर्न, शनि, गुरु, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल और जुपिटर के बीच में ये देखिए ये है सेरिस। ये अकेला क्यों दिखाए हैं? क्योंकि इतना बड़ा इन ग्रहों को छोड़ करके कोई भी आकाशीय पिंड इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए एक इसको अलग से दिखाया आपको। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में तो है, ये देखिए ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में तो है, लेकिन नेपच्यून के अंदर जितने भी वामन ग्रह हो सकते हैं अभी तक के खोजे गए ड्वार्फ प्लैनेट, उसमें ये सबसे बड़ा है। नेपच्यून की कक्षा में ये एकमात्र ड्वार्फ प्लैनेट है। ये एक ही है जो नेपच्यून की कक्षा के
अंदर है। अभी ध्यान रखिएगा, हाइजिया मिला है, लेकिन हाइजिया को अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। वो अभी करंट का ही टॉपिक है। रिकॉग्निशन के बाद कह देंगे कि नेपच्यून की कक्षा के अंदर ये दूसरा है, लेकिन आज के तारीख में ये एक ही है। अब दोस्तों आगे बढ़ें। नेपच्यून के कक्षा के अंदर, अब ड्वार्फ प्लैनेट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, किसी भी आकाशीय पिंड को अगर आप ले लीजिए तो इसमें इसका 25वां ये सबसे बड़ा है। ये 25वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। देख रहे हैं कहां से क्वेश्चन आता है। इस तरीके से पहले सेरीज का परिचय लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हर ड्वार्फ प्लैनेट के पीछे पड़ जाएंगे। ये हमको अभी करंट टॉपिक आ गया तो उसका पहले इतना एडवांस पढ़ेंगे। तो नेपच्यून कक्षा के अंदर सौर मंडल का ये 25वां सबसे बड़ा आकाशीय पिंड है। अभी हम ड्वार्फ प्लैनेट नहीं कहेंगे, अब हर प्रकार के जितने आकाशीय पिंड हैं उसमें ये 25वां सबसे बड़ा है। अब देखिए तो दोस्तों, अब सेरीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे कि क्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो भी आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। तो क्या होगा कि एक बार उसकी सूर्य से अधिकतम दूरी होगी और एक बार उसकी सूर्य से न्यूनतम दूरी होगी। जब न्यूनतम दूरी होगी तो उसको कहेंगे एपीहीलियन, और जब अधिकतम दूरी होगी तो उसको कहेंगे पेरीहीलियन। तो जरा अब देखें, सूर्य से जब ये सबसे नजदीक होता है तब ये 44.58 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, 44.58 करोड़ किलोमीटर। जब ये सबसे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जब ये सबसे नजदीक होता है तो ये होता है 38.28 करोड़ किलोमीटर। हम बताए हैं कि अगर मिस्टेक होगा तो हम सुधारते चले जाएंगे। और जब ये दूर होता है तो 44.58 करोड़ किलोमीटर। और अगर दोनों का मीन आपसे परीक्षा में पूछे तो ये है इसका 41.3 करोड़ किलोमीटर। अब ये अपनी कक्षा में, ये अगर सूर्य है, अपनी कक्षा में कितने समय में एक चक्कर लगाता है? तो 1682 दिवस है, जो कि 4.61 ईयर, 4.61 वर्ष होता है। अब इसके परिभ्रमण का समय कितना है, माने दिन वहां कितने घंटे की होती है? तो 9 घंटे का जो है इसका परिभ्रमण होता है। यानी 24 घंटा जो है अपने यहां का, वो वहां के लिए 9 घंटा है। एक दिन और रात मिला करके वहां जो है 9 ही घंटे में हो जाता है। अब आइए, जब ये भ्रमण करता है कक्षा में तो उसकी गति एवरेज, वैसे तो जब ऐसे घूमेगा तो हमेशा एक गति नहीं हो सकता है। मोड़ पर आप दौड़ते हैं अगर पीएसआई के दौड़ में या कांस्टेबल में, तो मोड़ के पास स्पीड कम हो जाता है आपका। तो सरेराश स्पीड जो है इसका वो है 17.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8 ग्रह के अलावा किसी के बारे में हम लोग जो है ऐसे ही अब रटने नहीं पड़े शुरू हो जाएंगे। जब जो करंट बनेगा उस साल के परीक्षा के पहले हम इसको बढ़िया से देखेंगे। और देखिए इसका व्यास कितना है, यानी ये अगर गोलाकार वस्तु है तो इसका डायमीटर कितना है? तो इसका डायमीटर है 952 किलोमीटर, छोटा है। पृथ्वी की तो त्रिज्या ही 6400 किलोमीटर है, तो पृथ्वी की त्रिज्या भी इसके डायमीटर से, व्यास से ज्यादा है, ऐसे समझना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? आप सभी जानते हैं ये जो अर्थ का ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, जिसको हम अभी मान लें ऐसे फ्लैट, पृथ्वी देखने में फ्लैट लगती है, वो है 952 लाख किलोमीटर। इसका जत्था कितना है, द्रव्यमान,
तो पृथ्वी के तुलना में ये मात्र 0.00016, 0.000 3 बार 0 और 16 है। यहां पर पलायन वेग क्या है बता चुके हैं हम, वो चूंकि ऐप में बंद है वो सारा क्लास। पलायन वेग एक लाइन में समझिएगा कि वह वेग जिससे ज्यादा अगर हम स्पीड से किसी चीज को फेंक दें तो वो वापस ही वहां लौट के नहीं आएगा, पलायन कर गया। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है पृथ्वी पर, कि पृथ्वी से किसी भी चीज को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ऊपर फेंक देंगे तो वो वापस ही नहीं आएगा। कंस मामा कृष्ण भगवान के जन्म के बाद जो यशोदा के साथ जो अदला बदली कर लिए थे उनके पिताजी, तो उस बच्ची को जो फेंकना चाह रहे थे, जो क्या कहते हैं हाथ से ही छूट गई बच्ची, आकाश में चली गई। तो कंस मामा थे ना, हो सकता है उनके भुजा में इतना स्पीड होगा कि जो वो ऐसे घुमा रहे होंगे तो वो स्पीड जो है जब हाथ से स्लिप किया होगा तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड ले लिया होगा। तो यहां का पलायन वेग जो है इतना नहीं है, उससे भी कम है। यहां का पलायन वेग है 0.51 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी आधा किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अगर वहां किसी भी ग्रह को ऊपर फेंक देंगे तो वो जो है वापस नहीं लौट के आएगा। पृष्ठीय ताप, इसके पृष्ठ का टेम्परेचर जब ऐसे हम धरती पर पैर रखते हैं तो कितना तापमान है? 110 केल्विन, बहुत कम है, 273 से माइनस करना पड़ेगा तो डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा। और ये जो है न्यूनतम है, अधिकतम 155 केल्विन, यानी जब क्या कहते हैं दिन का सूरज निकलेगा तो 155 केल्विन जो है उसका तापमान होगा, यानी माइनस में ही होगा उस समय भी, और न्यूनतम में तो बहुत कम होगा। इसका उपग्रह कोई नहीं है, और इस पर चूंकि मंगल के बाद बृहस्पति से आगे जितने भी प्लानेट हैं उसमें रिंग पाए गए हैं। बहुत डिटेल्स पढ़ाए हैं हम ये ब्रह्मांड में। अब ये एक ब्रह्मांड का क्लास जो ऐप पर लिए हैं, ऐप वाले बच्चे देख रहे होंगे, वो वहां पे रखा हुआ है। एक ब्रह्मांड पर 5 लेक्चर लिए हैं, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, लगभग 8 से 9 घंटे तो आराम से पढ़ाए होंगे खाली ब्रह्मांड। और उसमें अभी भी एक चंद्रमा का लेक्चर लेना बाकी है, यानी वो 12 घंटे का केवल ब्रह्मांड है। तो वहां पर वो रिंग वगैरह सब हम समझाए हैं, बृहस्पति ग्रह में, शनि ग्रह में। तो इसका ना तो कोई उपग्रह है और ना ही इसमें कोई भी रिंग है। अब आते हैं, क्या था हाल में चर्चा का मेन बॉस कौन था? सेरिस। तो सेरिस के बारे में जाने। अभी हम करंट पर आए कहां हैं? सेरिस क्या था? तो वामन ग्रह है। तो अब जरा आए कि सौर मंडल में जितने भी आकाशीय पिंड हैं उसको हम कितनी श्रेणियों में बांटते हैं, तो पता चल जाएगा कि यह वामन ग्रह क्यों है। तो देखिए, समय समय पर यह परिभाषा जो देने वाला एस्ट्रोनॉट्स पे, खगोल विज्ञान पे संस्था है, उसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। यह समय समय पर रिजोल्यूशन पारित करता है कि किस परिभाषा पे ग्रह मानेंगे, किस परिभाषा पे वामन ग्रह मानेंगे। तो उसका जो अंतिम रिजोल्यूशन है उसमें उपग्रह को छोड़कर, क्योंकि उपग्रह का तो एक मेन परिभाषा है कि वो ग्रह के ही चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उपग्रह को छोड़ करके जितने भी खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा उपग्रह को छोड़ करके, क्योंकि उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला श्रेणी है ग्रह का।
मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, सब है। तो क्या कहते हैं? ग्रह। तो सबसे पहला ग्रह का परिभाषा क्या दिया? वो लेटेस्ट कहा कि सूर्यनी चारे बाजू परिक्रमा करे छे। पहला परिभाषा वो आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये इसकी पहली परिभाषा है। जो सूर्य के चारों ओर, ये तो वामन ग्रह भी घूमता है, लेकिन ये पहला परिभाषा है। दूसरा, अब घूमने का तो मार्स और जुपिटर के बीच यहां एस्ट्रॉयड भी घूम रहा है। दूसरा, उसका जत्था, द्रव्यमान, मास इतना हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इतना मास हो कि उसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जनरेट हो जाए। साइंस के बच्चे समझ रहे होंगे। और वो हाइड्रोस्टैटिक संतुलन में आ जाए, यानी गोल हो जाए। यानी उपग्रह, ग्रह बनने का, उपग्रह का तो पहले ही कट गया, को गोल हो कि कुछ भी हो, वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड में ग्रह किसको कहेंगे? तो पहला कि वह जो है सूर्य के चारों बाजू चक्कर लगाए। प्लूटो ऐसे काट देता है नेपच्यून के कक्षा को, तो सूर्य के चारों बाजू चक्कर लगाए। दूसरा, गोल हो, क्योंकि क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं एस्ट्रॉयड, उसमें अधिकतर जो आकाशीय पिंड हैं वो एस्ट्रॉयड, वो गोल नहीं है। तो इसमें इतना जत्था हो कि ये गोल रूप धारण कर ले। तीसरा, ये देख लीजिए, इसके कक्षा के सामने कोई नहीं आए, उसको ये साफ कर दे। साफ का मतलब कि अब आज माथा नहीं लड़ाने जाएगा पृथ्वी। जिस वक्त पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होगा, उस वक्त अगर पृथ्वी के घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण बल के सामने अगर कोई भी उसके कक्षा के सामने आ जाता, तो क्या करेगा पृथ्वी? या तो उसको अपने में चिपका लेगा, खींच लेगा। जैसे हम लोग खड़े हो गए पृथ्वी पर, पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगा। या नहीं तो अगर उसका भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगा पृथ्वी के बराबर, तो हो सकता है दोनों रिपल्स हो जाए, दूर चला जाए। तो वो अपने आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया हो, यानी उसके मार्ग में दूसरा कोई यहां और चक्कर नहीं लगा रहा। यानी मरकरी अगर घूम रहा है तब इसी कक्षा पर कोई दूसरा नहीं चक्कर लगा रहा है। शुक्र यदि घूम रहा है तो इसके चारों ओर कोई दूसरा चक्कर नहीं लगा रहा है। ये तीन जो जिस भी आकाशीय पिंड में गुण होगा उसको कहा जाएगा ग्रह। हम आप ये परिभाषा नहीं दे रहे हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा ये लेटेस्ट रिजोल्यूशन पास हुआ है। अब देखें वामन ग्रह किसको कहते हैं, जिसके कारण देखिए ये इतने सारे हैं, इसमें यही एक गोल दिख रहा है। तो पहला तो यह है कि वामन भी होने के लिए, लेकिन उसके आगे ग्रह लगा हुआ है, तो ग्रह होने के लिए तो इसको सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना ही होगा। दूसरा, इसका भी इतना जत्था होना चाहिए कि ये गोल हो जाए, तब हम इसको कहेंगे वामन ग्रह। ये जो है गोल हो जाए। अब ये दोनों तो आप ग्रह में भी पढ़े, तो इसमें क्या अंतर हो गया? तो इसमें अंतर यह है तीसरा कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं होना चाहिए। देखिए पोतानी कक्षा ना आके ये जेने कोई उपग्रह ना होए। और अगला कि जिस लाइन पर सेरिस घूम रहा है उस लाइन पर लाखों के संख्या में बड़े छोटे आकाशीय पिंड घूम रहे हैं, उसी कक्षा पर एस्ट्रॉयड बेल्ट में। तो पोतानी कक्षा नी आसपास क्षेत्र ने साफ ना करी सके हुए, आगे को साफ नहीं कर पा रहा है, ना तो वो खींच पा रहा है ना ही वो रिपल्स कर पा रहा है। अपने अपने जगह पर सबका गति एक साथ है और सब एक ही कक्षा पे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा एस्ट्रॉयड और वामन ग्रह में क्या अंतर हो जाएगा। तो ग्रह, वामन ग्रह, एस्ट्रॉयड, तीनों में एक कॉमन चीज क्या होगा कि तीनों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा।
अब आइए वामन ग्रह और ग्रह, इधर ले आइए एस्ट्रॉयड, इन दोनों में क्या अंतर होगा? तो एस्ट्रॉयड के पास इतना जत्था नहीं होगा कि वो गोल रूप धारण कर सके। वामन ग्रह और ग्रह दोनों गोल रूप धारण कर सकता है, एक अलग। अब ग्रह और वामन ग्रह में क्या अंतर है? तो वामन ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होगा, वो तो बुध के पास भी नहीं है। लेकिन अगला कि वो अपने मार्ग में आने वाले आकाशीय पिंड को साफ नहीं कर पाया है, उस मार्ग में और भी लोग, और भी आकाशीय पिंड घूम रहा है, उसको कहेंगे वामन ग्रह। जिसके उस मार्ग पर कोई आकाशीय पिंड नहीं घूम रहा है सूर्य के चारों ओर, अगर कोई आ गया तो फिर वो चंद्रमा हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर उसको घूमना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं वामन और ग्रह। क्लियर हो गया? एक बार फिर से तीसरा बता देते हैं तब। अब पहला 5 वामन उपग्रह किसको, 5 वामन ग्रह किसको मतलब हम कहते हैं? तो देखिए, सेरिस, प्लूटो, एरिस, देखते जाइए, एरिस, हौमिया और मैकमैक, ये पहला 5 जो है वामन ग्रह है। सेरिस, प्लूटो, एरिस, हौमिया, मैकमैक, ये 5 जो है ये आपका क्या कहते हैं? वामन ग्रह। अभी हाल ही में ये देखिए हमने दिखाया, अभी इसको मान्यता मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी हाल ही में गुरु और मंगल की कक्षा के बीच में ये देखिए, ये एक हाइजिया नाम करके ग्रह, वामन ग्रह खोजा गया है। देखिए ये आकृति में गोल है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, लेकिन ये अपने सामने के कक्षा को साफ नहीं कर पाया है, उसके आसपास और आकाशीय पिंड घूम रहे हैं। तो हाइजिया छठा वामन उपग्रह होने के लिए तैयार है, अभी हाल ही में उसकी खोज हुई है, ये आपको दिखाए। अब पहला पढ़े ग्रह, दूसरा पढ़े वामन ग्रह, अब है तीसरा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, लघु सौर ग्रह किसको कहते हैं? कुछ नहीं, उपग्रह को छोड़ करके और ग्रह और वामन ग्रह की परिभाषा के बाहर जो कुछ भी सौर मंडल के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम कहते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, लघु सौर मंडल। तो अब अगर देखा जाए तो सौर मंडल में 4 प्रकार के आकाशीय पिंड हैं, और अगर सूरज को गिन लें तो 5 प्रकार का। एक तारा, सूर्य है हमारा, पढ़ाए हैं ट्रेडिशनल में बहुत डिटेल से, एक सूर्य पर हमको जो है एक लेक्चर लेना पड़ा है उसमें। उसके बाद ग्रह, उसके बाद वामन ग्रह, उसके बाद लघु सौर मंडल और उसके बाद उपग्रह। 5 प्रकार के आकाशीय पिंड है। उपग्रह और तारा का यहां कोई रिलेशन नहीं है करंट अफेयर्स में, रिलेशन है ग्रह, उपग्रह, ग्रह, वामन ग्रह और लघु सौर मंडल। तो पहला क्या देखे, सूरज के चारों ओर जो भी चक्कर लगाएगा, अगर वह ग्रह और वामन ग्रह की परिभाषा में नहीं आएगा तो उसको कहेंगे लघु सौर मंडल। अब आइए, ग्रह और वामन ग्रह में क्या समानता है? तो दोनों गोल है, दोनों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। हो सकता है कुछ ग्रहों में उपग्रह नहीं हो, तो उपग्रह दोनों में नहीं है। हां, अधिकतर ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, वामन ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। और अंतिम जो सबसे बड़ा दोनों में अंतर है कि ग्रह के पास आने वाले वस्तुओं को वो अपनी कक्षा में जो आ जाएगा उसको साफ करते चला जाता है, या तो अपने में समाहित कर लेगा, देख लीजिए उल्का गिरता है, पृथ्वी की कक्षा में आएगा, पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगा, या तो उसको रिपल्स कर देगा। वामन ग्रह ऐसा नहीं कर पाएगा। अब हम लोग आगे बढ़े, अब आते हैं करंट अफेयर्स पर कि डॉन स्पेसक्राफ्ट के सूचना के आधार पर अब आप सब कुछ समझ गए हैं क्या क्या निष्कर्ष निकाला गया है। जो फोटो था, तो वैज्ञानिक ने सेरिस को ओशन वर्ल्ड का दर्जा दिया है।
ड्वार्फ प्लैनेट तो है ही, ड्वार्फ प्लैनेट में ओशन वर्ल्ड का दर्जा दिया है। अब ये बताइए, ये आगे पढ़ाएंगे अभी, यही है करंट पढ़ने का तरीका। अगर अब आपको ओशन वर्ल्ड किसको कहते हैं अगर नहीं बताया जाए तो बस हो गया। यही तो है जो हम गुजराती मैगजीन में देखते हैं कि हाल में नासा द्वारा प्राप्त चित्रोना आधार पर सेरिसने ओशन वर्ल्डना दर्जा આપવામાં આવ્યો છે। શું છે ओशन वर्ल्ड, तो ये जानेंगे। लेकिन अभी पहले जानिए पहला निष्कर्ष क्या हुआ कि यह एक ओशन वर्ल्ड है। दूसरा निष्कर्ष, सेरिस के सपाटी के नीचे एक खारा पानी का जलाशय है। इस पर मत जाइएगा, परीक्षा में आ जाएगा। उसको कहते हैं ब्राइन रिजर्वायर, जो 160 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा है। ब्राइन रिजर्वायर। अब बताइए दूसरा क्या जानना है आपको, अभी आगे पढ़ाएंगे हम कि ब्राइन रिजर्वायर किसको कहते हैं। यह है ब्राइन रिजर्वायर जो वहां से फोटो भेजा है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकला है कि तेना ऊपर क्रायो वोल्केनिज्म ની સાથે सक्रिय भूवैज्ञानिक गतिविधि होई छे। माने इसके ऊपर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज तो होता है क्रायो वोल्केनिज्म की। अब बताइए अगर क्रायो वोल्केनिज्म आपको नहीं बताया जाए किसको कहते हैं तब। और इसमें ज्वालामुखी में से बर्फीला पदार्थ बहता है, लावा के जैसा। लावा गर्म होता है लेकिन वो बर्फीला पदार्थ बहता है। ये है आपके सामने, देखिए इसे मेल्ट कर रहा है, ये जो है ऐसे बह रहा है क्रायो वोल्केनिज्म के साथ साथ। क्लियर हो गया? ये तीसरा निष्कर्ष है। एक बार फिर से, पहला निष्कर्ष क्या निकला कि इसका नाम वैज्ञानिक दिया ओशन वर्ल्ड। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि यहां ब्राइन रिजर्वायर है, खारा पानी का जलाशय है जो 160 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकला कि यहां पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के रूप में क्रायो वोल्केनिज्म की घटना होती है जिसमें ज्वालामुखी में से बर्फीला पदार्थ बहता है। अगला क्या निकला कि सेरिस पर सबसे ऊंचा पर्वत वही है जो बर्फीला पदार्थ बह रहा है। वो इतना जमा हो गया कि सबसे ऊंचा पर्वत आहुना मॉन्स है जिसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर है और चौड़ाई पहलाई 17 किलोमीटर है। फोटो से ये सब निष्कर्ष निकला। यही है करंट। लेकिन इसके पहले उतना आपको जानना पड़ा। अब जो वर्ड यूज हुआ उसको पहले समझें कि ओशन वर्ल्ड किसको कहते हैं। सबसे पहला बात कि उस खगोलीय पिंड में जब ग्रह है, भले वामन है, तो ग्रह की विशेषता तो है ही उसमें। पहला बात कि उसमें पार्थिव ग्रह होना चाहिए, टेरेरेशियल प्लैनेट होना चाहिए। पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी जैसा जो ग्रह होगा उसको। यानी पृथ्वी जैसा का मतलब कि इसके भूसपाटी पे खड़क होगा, चट्टान होगा। मैं पढ़ाता हूं क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी में, आपके ऐप पर भी आएगा कि खड़क किसको कहते हैं। एकदम क्लास में मैं पहला बेसिक प्रश्न बच्चों से पूछता हूं और हम उसको ये कहते हैं कि तुम बचपन से जान रहे हो खड़क किसको कहते हैं बिना पढ़े। क्योंकि हम उसमें उदाहरण देते हैं कि 6 क्लास में अगर आपका किसी सहपाठी से झगड़ा हुआ हो तो आप उसको एक बार नहीं बोले थे कि खड़क मार के भाग जाएंगे, आप बोले थे पत्थर मार के भागेंगे। इसका मतलब पत्थर और खड़क में अंतर है। तब हम समझाते हैं खड़क किसको कहते हैं। आज एक लाइन में समझिएगा कि पृथ्वी पर जो कुछ भी अवेलेबल है, नॉन मेटल को छोड़कर सब कुछ खड़क है। रेत उठाएंगे तो वो भी रॉक है, खड़क है। तो वैसा इसलिए पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, खड़क है। लेकिन सभी खड़क पत्थर नहीं है, ध्यान रखिएगा। सभी पत्थर खड़क है लेकिन हर खड़क पत्थर नहीं है, क्योंकि रेत भी एक खड़क है, रॉक है, चट्टान है, और रेत पत्थर नहीं है।
वो जब हार्ड होगा तब कहिएगा रेताल पत्थर। चौक भी एक चट्टान है, खड़क है, रॉक है, लेकिन चौक पत्थर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर वैसा ग्रह जो कि पृथ्वी के समान हो, जिस पर कि खड़क हो सपाटी पे, उसको कहते हैं पार्थिव ग्रह। तो पहला तो उस आकाशीय पिंड को अगर ओशन वर्ल्ड प्लांट कहलाना है तो उस प्लांट के भू सपाटी पे खड़क तो होना चाहिए, वो गैस का गोला नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में अगर मान लीजिए लिक्विड हो, पानी हो, लिक्विड होगा तो उसमें वाटर होना ही है, तो लिक्विड हो चाहे उसके ऊपर सपाटी के या उसके अंदर, तो उसको कहते हैं ओशन वर्ल्ड। क्लियर हो गया? प्लानेट कि वह प्लानेट जिसका नेचर पृथ्वी के जैसा हो, यानी उस पर खड़क हो, और तब अगर उसके बाहर या भीतर ओशन हो तो उसको कहते हैं ओशन वर्ल्ड प्लानेट, ठीक है। आइए एक कंसेप्ट जान गए। ये देखिए आगे, ये है सेरिस के ऊपर। कभी कभी ओशन वर्ल्ड उस खगोलीय पिंड के लिए भी उपयोग होता है जिसके पास, देख लीजिए, ये फुल पानी नहीं है, इसमें लावा, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन जैसा तरल पदार्थ प्रवाह कर रहा है। देखिए ऐसे जो है प्रवाहित हो रहा है। अगर ऐसा भी हो कि जिसमें तरल पदार्थ प्रवाह में हो जिस प्लानेट पर लंबी दूरी तक, उस प्लानेट को भी कभी कभी ओशन वर्ल्ड कहा जाता है। यही सेरिस क्या कहते हैं वामन ग्रह पे है, इसीलिए हम इसको ओशन वर्ल्ड कहते हैं। अब आइए अगला कंसेप्ट जाने, ब्राइन रिजर्वायर किसको कहते हैं। रिजर्वायर तो समझ ही रहे हैं, पानी में NaCl का जब सांद्रता सबसे ज्यादा हो तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जलाशय जब वो बड़े मात्रा में कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए, तालाब नहीं होना चाहिए, बड़ा दूरी में, जब हम नदी पर डैम बनाते हैं तो रिजर्वायर बनता है। उतना बड़ा एरिया में अगर क्या कहते हैं पानी में NaCl की मात्रा उच्च हो तो उसको कहते हैं हम लोग ब्राइन रिजर्वायर। कम होगा तो कहेंगे ब्राइन पॉन्ड। अरे नमकीन तालाब, नमकीन जलाशय कितना होना चाहिए, किसको ब्राइन कहेंगे? तो पानी में 3.5% से 26% तक अगर नमक का सॉल्यूशन है तो उसको हम कहते हैं ब्राइन शब्द यूज करते हैं। नमकीन, ब्राइन मना अंग्रेजी मत फंसिएगा ज्यादा, नमकीन यूज करते हैं। तो अब समझ में आ गया कि वहां ब्राइन रिजर्वायर है, यह ब्राइन रिजर्वायर का मतलब हुआ। अब आइए, ब्राइन पृथ्वी के ऊपर भी पाया जाता है, पौंड के रूप में भी। कभी वो पोपड़ों के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, कभी उसके अंदर। ये जो है ब्राइन का उदाहरण है। अब आइए, क्रायोमैग्मा किसको कहते हैं? जरा घुमाइए तो दिमाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायो वहां भी था, क्रायो यहां भी है, तो चिल्लाइए क्रायो मने नहीं। क्रायोजेनिक शब्द जब हम साइंस टेक आपको जो पढ़ाएंगे ये चैप्टर, तो उसका बताते हैं। क्रायोजेनिक शब्द दो शब्दों से, रशियन शब्दों से मिलकर बना है, क्रायोस और जेनोस। क्रायो का मतलब होता है लो और जेनोस का मतलब होता है जेनरेशन, टेम्परेचर। तो निम्न तापी को क्रायोजेनिक कहते हैं। एकदम इतना क्लियर रहिएगा। और जो इंजन निम्न ताप पर अपने को मतलब काम करने में सक्षम हो, उसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। अब बोलिए, क्रायोमैग्मा यानी मैग्मा तो है ऐसा, बट ये गर्म ऐसा लाल वाला नहीं है ऐसा, ये ध्यान रखिएगा। मोल्टेड रॉक इसको कहते हैं। ये ऐसा गर्म नहीं होगा, ये वो ठंडा मैग्मा होगा और वो वेपर के रूप में होगा, वाष्प के रूप में होगा।
तो क्रायोमैग्मा समझ गए, जमीन के अंदर से निकलने वाला वह मैग्मा जो वाष्प के रूप में हो, भाप के रूप में हो, और वो गर्म नहीं हो, अत्यंत ठंडा हो, उसको हम कहते हैं क्रायोमैग्मा। देखिए कितना अच्छा लिखे हैं, आ एक प्रकारनो ज्वालामुखी छे जेना प्रस्फोटन ना समय पिघलेल खडक ना स्थाने जल अमोनिया के मिथेन जेवा वाष्पशील पदार्थ निकले छे। मेरा मिशन ही है दोस्तों कि मैं गुजरात में गुजराती मीडियम को ही मजबूत करूं, जबकि मेरे लिए सबसे आसान इंग्लिश और हिंदी मीडियम हो। अरे ये सब कहाँ से आया? अंग्रेजी से ना आया दोस्तों। अंग्रेजी से ट्रांसलेशन का काम हम इतना कर रहे हैं, और हम जो है क्या कहते हैं, अंग्रेजी को काट के सीधे नहीं रख देते। सबसे आसान है काम करना अंग्रेजी में। आप एक अच्छे अगर जो है चीज़ों को कट करना जानते हैं आज के डेट में कंप्यूटर से, तो सबसे आसान है इंग्लिश मीडियम में क्लास चलाना, रिजल्ट भी आता है। और सबसे कठिन है हिंदी और गुजराती में कि यहाँ ट्रांसलेशन करना होता है। लेकिन दिक्कत यही है कि दिल्ली के क्लासेस वो गूगल में डाल डाल के ट्रांसलेशन कर देता है, और वो जो है दिक्कत हो जाता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको तैयार करने के लिए हमने पहले अपने हाथों से इसको लिखा है हिंदी में, ऐसे 12 पेज हमने लिखा है। उसके बाद मैं जो आपको क्या कहते हैं ये ट्रांसलेशन करवाया है। तो दिमाग में अंग्रेजी पढ़ करके ना उसको गूगल से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, नहीं तो वो स्वाभाविक नहीं होगा। देखिए मैं जो ट्रांसलेट किया हूं तो मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, आपको लगेगा ही नहीं कि हम जो है डायरेक्ट ट्रांसलेशन किए हैं। देखिए, हाल में नासा द्वारा बौने ग्रह सेरिस की सतह के नीचे खारा पानी होने की पुष्टि की गई है। प्योर लगेगा कि आपको जो है व्यवहारिक हिंदी है, गूगल ट्रांसलेशन नहीं है। तो दोस्तों अब आइए, आइस वोल्केनिक मेल्ट किसको कहते हैं? ये है आइस वोल्केनिक मेल्ट, ये जो अंदर से ज्वालामुखी से निकलता है। वाष्पशील पदार्थों ने सामूहिक रीते क्रायोमैग्मा के क्रायोलावा के आइस वोल्केनिक मेल्ट कहवामा आवे छे। माने ऐसा जमीन के अंदर से निकलने वाला पदार्थ जो वाष्प हो, अमोनिया का हो, मीथेन का हो, लेकिन वेपर के रूप में हो और अत्यंत ठंडा हो, तो उसको 3 नामों से बुलाते हैं कलेक्टिवली। उसको एक कहते हैं क्रायोमैग्मा, दूसरा कहते हैं क्रायोलावा, या तीसरा कहते हैं आइस वोल्केनिक मेल्ट। अब हम लोग आगे बढ़े। ये जो है सामान्य रीते प्रवाही होता है, मतलब ऐसे प्रवाह में रहेगा, वो बह रहा है जैसे नदी बहती है उस तरीके से। अब आइए कि बेचारे सेरिस को नामकरण के आधार पर किन किन श्रेणियों से गुजरना पड़ा। शुरुआत में इसको, इसीलिए वर्गीकरण रखे हैं, शुरुआत में इसको ग्रह माना गया था, ये पहला ध्यान रखिएगा। 1802 ईस्वी में इसको एस्ट्रॉयड का नाम दे दिया गया कि ये लघु ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, इसीलिए उस बेल्ट का भी नाम एस्ट्रॉयड बेल्ट पड़ गया। और 2006 में वही लेटेस्ट जो उनका अपना आया है वर्जन, उस लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से इसको वामन ग्रह की संज्ञा 2006 में मिली। अब करंट भी जान गए, सेरिस को भी जान गए, अब जो कुछ बचा खुचा है थोड़ा और जान लीजिए। सेरिस में जो वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में जितना भी घूम रहा है आकाशीय पिंड मंगल और गुरु के बीच में, उस कुल पिंड का 25% जत्था अकेला सेरेस के अंदर है। ठीक है, सेरेस पृथ्वी से 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और सेरेस के उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में एक खाड़ो छे, एक गड्ढा है जिसका नाम है ऑकेटोर। उस गड्ढे का, गड्ढा नहीं समझिएगा, उस गड्ढे का 92 किलोमीटर जो है ऐसे रेडियस बनता है, पौड़ाई है।
अभी वहां पहुंचे नहीं हैं ठीक से, नहीं तो हम लोगों को आज ही लग रहा है कि कहीं वो क्रेटर तो नहीं है, या कहीं उस पर जो है, अगर उसके अंदर वो बौना ग्रह नहीं होता तो सोचते कि कहीं उस पर कोई बड़ा उल्का तो नहीं गिर गया है, लेकिन उसमें वो क्षमता ही नहीं कि वो अपनी चीज अपनी ओर खींच सके। तो इसीलिए हम सोच सकते हैं कि कहीं ज्वालामुखी के कारण क्रेटर तो नहीं बन गया, भले न उससे मोल्टेड आइस लावा निकलता है, बट बार बार अगर जो है निकलेगा तो ज्वालामुखी क्या करता है, पहले तो जहां ज्वालामुखी की क्रिया होती है वहां पहले वेंट होता है, बार बार जब इससे लावा निकलेगा या मैग्मा तो इसका मुंह बड़ा हो जाता है और उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। और ज्यादा अगर ज्वालामुखी से इससे निकले तो इसका मुख और बड़ा हो जाता है और तब हम उसको कॉल्डेरा कहते हैं। तो कहीं ये क्रेटर या कॉल्डेरा तो नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी में एक एक चीज हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं दोस्तों। आज ये करंट अफेयर्स के नाम पर आपको फिजिकल ज्योग्राफी का भी टॉपिक दिखा रहे हैं। अब आइए, इसका जो व्यास है वो चंद्रमा के व्यास का 1/4 है। लास्ट में क्वेश्चन भी दिखाएंगे कैसे बनाए हैं इस पे। ये प्रश्न तो जो बनाए हैं वो हम ही बनाए हैं, क्योंकि किसी परीक्षा का हो नहीं सकता है। तो इसका व्यास चंद्रमा के व्यास से 1/4 है और यहां वायुमंडल नहीं है। अभी के हिसाब से यही इंफॉर्मेशन है। करंट का अगला टॉपिक, अब जब आपने अभी पढ़ा कि सेरिस के पास ये ओशन वर्ल्ड है, यानी सेरिस पे समुद्र तो है, अब वो पानी का समुद्र है, ठीक ना, कि वो अमोनिया का समुद्र है, जो भी है, बट समुद्र तो है, खारे पानी का समुद्र है लेकिन समुद्र तो है। तो और कौन कौन से ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिसके उप सपाटी में महासागर है, सपाटी के अंदर महासागर है? तो अभी तक जो खोजा गया है उसमें ऐसा लगता है कि बृहस्पति का जो चंद्रमा है यूरोपा, उस चंद्र पर जो है उसके उप सपाटी में महासागर है। पानी नहीं बोल रहे हैं, महासागर है, किसी भी चीज का हो सकता है। शनि का जो चंद्र है एनसेलेडस, ये इसके भी उप सपाटी पर महासागर है। नेपच्यून का जो चंद्र है टाइटन, इसके भी उप सपाटी पर क्या कहते हैं, महासागर है। और वामन ग्रह प्लूटो, उसके भी उप सपाटी पर महासागर है। पानी का है कि नहीं ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन लिक्विड का महासागर तो है। पढ़े सेरिस, उसके साथ जोड़ के पढ़ना है दोस्तों, और नहीं तो करंट वन लाइनर सब जानता है कि नासा का डाउन स्पेसक्राफ्ट गया था और प्लूटो का जो है ये क्या कहते हैं, इसका चक्कर लगा करके सेरिस का आ गया। अब जरा हम लोग आगे देखें। अब आते हैं वापस करंट पर। देख लीजिए, पहले पढ़े थोड़ा चर्चा में क्यों है करंट, फिर सेरिस का पढ़े, उसके सामने उसका बैकग्राउंड, फिर पढ़े कि क्या रिपोर्ट आया, उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकला, फिर थोड़ा सा पढ़े हम लोग उस पर आधारित ट्रेडिशनल। अब ये डाउन मिशन के बारे में जाने, अमेरिका का। तो यह एक सेवानिवृत्त अंतरिक्ष संशोधन यान था। डाउन क्या था, सेवानिवृत्त हो गया, यानी उसका समय पूरा हो गया, कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और यह एक संशोधन यान था जो हमको क्या कहते हैं, रिसर्च के लिए हम उसको भेजे थे। ये है 27 सितंबर 2007 में नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये लॉन्चिंग डे का फोटो है आपके सामने। 27 सितंबर 2007 के दिन डॉन मिशन को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। तो ये 27 सितंबर का फोटो है। अब आइए, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मंगल, ये सूर्य है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में जितने भी एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में 3 को प्रोटोप्लांट का दर्जा दिया गया है। उन 3 में से ये 2 का अध्ययन करना।
आप कहेंगे सर तीसरा, अभी थोड़ा देर पहले बताएं हाइजिया, ध्यान रखना है, नहीं याद रहे मिंटोस का गोली खा लेना है कि हमारा दिमाग का बत्ती जला दे। तो क्या देख रहे हैं कि सेरिस, ये इसका उद्देश्य ये था कि इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में 3 प्रोटोप्लांट हैं, वेस्टा, सेरिस और हाइजिया, उनमें से 2 का अध्ययन करना, वेस्टा का और सेरिस का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य था। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन वेस्टा भी आ जाएगा, फंस जाइएगा उस समय। इसका समय कार्यकाल 1 नवंबर 2018 को पूरा हो गया। 1 नवंबर 2018 के बाद ये जो है अब अनियंत्रित कक्षा में भ्रमण कर रहा है। अब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका जो घूमने का कक्षा है उस वामन ग्रह के चारों ओर ये अनियंत्रित हो चुका है। या तो ये कक्षा छोड़ देगा या तो जो है आके टकरा जाएगा मिट्रियोट की तरह। अब ये अनियंत्रित हो गया, इसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। अब आइए, इसको किससे छोड़ा गया, उस शटल यान का नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, सब डॉन मिशन करता है। डॉन स्पेस क्राफ्ट था। रॉकेट कौन सा था जिसके द्वारा छोड़ा गया? तो ध्यान रखना है, अमेरिका का इस प्रकार का ज्यादातर मिशन डेल्टा से होता है, लेकिन कौन सा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, तो अभी लेटेस्ट है डेल्टा 2। इससे भी नहीं क्वेश्चन आएगा। जैसे हम कहते हैं ना PSLV की ये 100वीं उड़ान थी, तो कहते हैं कि PSLV C-37 है ये, तो पहले A वाला हमारा मिशन चला, फिर B वाला मिशन चला, अब C चल रहा है। C मिशन के अंतर्गत हम उसमें सुधार करते गए, साइंस टेक में पढ़ाएंगे ऐसे ही कि PSLV एक सीरीज के अंदर जो चला, B सीरीज के अंदर चला, C के अंदर मेरी 37वीं उड़ान है, तो C-37, तो वैसे इसका नंबर है 7925H। तो इसको किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया? डेल्टा 2 7925H के द्वारा। दोस्तों, अगले महीने के गुजराती मैगजीन को मैं बहुत दे दिया इस बार कि इस पे उनको ना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहां तक पहुंचने एकदम उनके पास नहीं है। उनका काम है कि हिंदी मैगजीन को पकड़ के अनुवाद कर देना, बस। अब आइए, 16 जुलाई 2011 को डॉन स्पेसक्राफ्ट वेस्टा की कक्षा में प्रवेश किया। यह है वेस्टा, देखिए, वेस्टा की कक्षा में प्रवेश किया और 14 महीना तक इस वेस्टा की कक्षा में घूमते रहा और वहां से हमको सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दिया और 5 सितंबर 2012 को यह सेरिस की कक्षा के लिए निकल पड़ा में प्रवेश करने के लिए। तो क्या कहेंगे, 16 जुलाई 2011 को यह वेस्टा की कक्षा में प्रवेश किया, 14 महीना तक यहां रहने के बाद वो जो है सेरिस की कक्षा के लिए निकल पड़ा। अब पहुंचा ये सेरिस की कक्षा। कब पहुंचा? 6 मार्च 2015 को यह सेरिस की कक्षा में प्रवेश किया और वामन ग्रह की कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, न्यू होराइजन मिशन डॉन, वैसे ही मिशन न्यू होराइजन है जो क्या कहते हैं प्लूटो नामक वामन ग्रह के शोध करने के लिए निकला है। इससे बहुत पहले निकला है, लेकिन पहले ये पहुंच गया। अरे नजदीक था इसलिए पहुंच गया, ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि इसको बहुत बड़ी बात कह दें। तो आज किसी वामन ग्रह में आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया, रॉकेट के द्वारा भेजा गया और आर्टिफिशियल स्पेस क्राफ्ट के द्वारा जो है किसी कक्षा में प्रवेश हुआ। अगर किसी ड्वार्फ प्लैनेट के, तो वो पहला ड्वार्फ प्लैनेट हुआ सेरिस, न कि प्लूटो। वो तो अभी पहुंचा भी नहीं है न्यू होराइजन। अब जो है आगे बढ़े, कहां इस पर काम हुआ था, ये लेबोरेटरी का फोटो आपको दिखा रहे। डॉन मिशन का संचालन नासा का जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में किया गया था। जब ये सब पूछने लगता है ना यूपीएससी में, तभी कहते हैं अपने कि आवेश में और अच्छी अच्छी बातों को सुनकर, हिंदी के अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजी को सुनकर न वो मैगजीन तो खरीद लेते हैं वो दिल्ली वाला। अरे आप सब समझ रहे हैं, हमको नाम बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आज लोग वही खरीदता है और वही पढ़ के फेल होता है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब करने वाला वही है।
जो इतना सारा किताब छापा, सारे टेक्स्ट बुक को बाहर कर दिया। हम लोगों को तकलीफ है कि सारे अच्छी किताबों को बाहर कर दिया, प्रचार कर करके, सुंदर सुंदर बात बोल करके, और आज रसातल में चला गया हिंदी मीडियम। अकेला वो है, उसको पाप लगेगा हिंदी माध्यम के रिजल्ट को गिराने में, ये ध्यान रखिएगा। और कहीं ऐसा लगता है कि अंग्रेजी मीडियम वाला से क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि प्रेम के कारण जो है हिंदी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, ये कोर्स चला रहे हैं, वो कोर्स चला रहे हैं। अरे भैया, जरा इफेक्टिव कोर्स चलाओ। आपको नहीं पता है, आप गुजरात में हैं, इसीलिए एक बार लड़का खाली मेंस दे लेना, पीटी दे लेना, पास हो या फेल, उसको राइटर में रख लेता है, कंटेंट राइटर के रूप में। आप उसका फेल्योर का पढ़ते हैं किताब, कहाँ से पास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम के रसातल में वही एकमात्र इंस्टीट्यूट है, और उसी का वो पब्लिकेशन है जो यहाँ तक लाया है। जिस दिन वो बंद हो गया, लड़का पढ़ना छोड़ दिया, हिंदी मीडियम का रिजल्ट अप हो जाएगा। पहले हम पीटी ही नहीं कर पा रहे हैं। आप मेरे यूट्यूब पे है, देख लीजिए, यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट देखिए। 12,000 प्रीलिम्स का जब क्या कहते हैं रिजल्ट आता है, तो उसमें हिंदी माध्यम मात्र 2400 होता है। भाई साहब, जब आप 2400 हम लोग हिंदी वाले मेंस ही लिखने जाएंगे, और 145 या 50 गुजराती मीडियम के बच्चे होते हैं, तो हम 150 जाएंगे तो 8 ही ना पास करेंगे। वो 8000 जाता है तो 800 पास होता है। हम 150 जाते हैं तो हमको तो 1.5 होना चाहिए, हम 8 हो जा रहे हैं। हमारा जो है ना, उससे ज़्यादा कैलिबर है। लेकिन हम फंस गए हैं कि पहले हम प्रीलिम्स ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। हाथ लगा हुआ, बुलेट लगा हुआ, हमको मैगजीन मिले। आज आप मेरा नया रूप देख रहे होंगे। हम गुजरात के ना तो किसी मैगजीन का शिकायत कर रहे हैं, ना किसी टीचर का। क्यों करें भाई, वो थोड़े यूपीएससी के लायक है। फोटो छाप देने से कि आईएएस में मेरा लड़का था, भाई 2017 में जब मेरे यहाँ से चिंतन डोबरिया पास किया था मामलतदार में, तब कोई क्यों नहीं छापा था पूरे गुजरात से। लास्ट ईयर आईएफएस जब किया था, तो आप लास्ट ईयर के आईएफएस के रिजल्ट के बाद देख लीजिए गुजरात समाचार, पूरे गुजरात में ऐड हमने दिया था कि मेरे यहाँ से पास किया है। तब किसी को काहे नहीं पता चला। आबरी आईएएस में सबके यहाँ पढ़ लिया था। तो क्या करिएगा, ये दुनिया है। तो हम यहाँ के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये तो लायक ही नहीं है यूपीएससी के। ये हैं क्लास 3 अच्छा चलाते हैं, उसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन वो अपने रास्ता से प्लूटो के समान कभी कभी भटक जाते हैं। मैं तो कभी क्लास 3 नहीं चलाया, क्योंकि आईएएस पढ़ाने वाला आदमी और जीपीएससी पढ़ाने वाला टीचर, वो कैसे क्लास 3 चला पाएगा भाई। वहाँ कंसेप्ट से ज़्यादा फैक्ट्स जरूरी होता है। तो क्लास 3 वाला ये नहीं चला सकता है। आपको ये समझ में आना चाहिए, 2 धड़ा है तैयारी करने का। तो चलिए अब आगे देखें। तो ये जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है, जहां पर कि डॉन मिशन का संचालन किया गया था। अब डॉन अंतरिक्ष यान के निर्माण में कौन कौन देश का स्पेस टेक्नोलॉजी के लोग का साथ दिए थे। इटली, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड के सहयोग ने सहयोग दिया था। इटली, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड के देश ने सहयोग दिया था। इसमें नासा पहली बार ईंधन में आयन प्रोपल्सन मेथड का प्रयोग किया था। अब ये फिजिक्स थोड़े है कि आप ये पढ़िएगा, खाली याद रखना है कि आयन प्रोपल्सन मेथड का प्रयोग किया था। ये है आयन प्रोपल्सन मेथड का जो है एक फोटो आपको दिखा रहे हैं। अब आ जाएं मेंस के प्रश्नों पे। अगर सब कुछ पूछ के कह दे इस मिशन का महत्व क्या है, तो वेस्टा और सेरीज से एकत्र करने में, वेस्टा और सेरीज से जो हमें डाटा एकत्र हुआ है, उससे हमको सौर सोलर सिस्टम का इतिहास और विकास को समझने में मदद मिलेगा। यह पहला महत्व है। दूसरा, जब पहली बार ये डॉन वेस्टा में पहुंचा, दूसरा महत्व, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट में पहुंचने वाला ये पहला यान बना। ये पहला इंपॉर्टेंस है कि हम एक बार हिम्मत तो किए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में यान भेज दिए। उसी तरह जब 2015 में यह सेरीज पहुंचा, तो किसी वामन ग्रह पर पहुंचने वाला, इंपॉर्टेंस है, यह पहला यान बना। हम वहां तक तो पहुंचे, और
एक ग्रह का अध्ययन करके आना, तो उससे हमको एक प्रकार की जानकारी मिलती है। वेस्टा वामन ग्रह एक अलग प्रकार का प्रोटोप्लानेट, और सेरिस एक अलग प्रकार का प्रोटोप्लानेट, दो अलग अलग चीजों का अध्ययन एक बार किए। मैंने यही हुआ कि एक बार में बुध और शुक्र ग्रह का अध्ययन करके आ जाए, एक ही मिशन। एक बार में मंगल और गुरु का अध्ययन करके आ जाए, एक ही मिशन। दो, ताकि एक साथ तुलना करने में बनेगा हमको। ये जो है इसका ये है। और उस वामन ग्रह पे समुद्र खोज दिया, भले न खारे पानी का हो, ये कम बड़ा बात नहीं है। अब दोस्तों मैं बोलूंगा गुजराती, क्योंकि क्वेश्चन अभ्यास माटे 4 प्रश्न हमने इस पर बनाया है। देखिए कैसे करंट और वो मिक्स होके बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, नासा द्वारा छोड़ायल डॉन प्रथम स्पेसक्राफ्ट बनियो जेने वामन ग्रह नी कक्षा में प्रवेश करियो। जेने वामन ग्रह ड्वार्फ प्लानेट नी कक्षा में प्रवेश करियो। सेकेंड, यूरोपियन यूनियन द्वारा छोड़ायल न्यू होराइजन्स बीजू स्पेसक्राफ्ट बनियो जेने वामन ग्रह नी कक्षा में प्रवेश करियो। न्यू होराइजन प्लूटो दूसरे वामन ग्रह के प्रवेश कक्षा में छोड़ा गया था। उपरोक्त माथी कयु या कया कथन सत्य नथी, असत्य छे। ए मात्र 1, बी मात्र 2, सी 1 અને 2 बनने, डी 1 पर नहीं। तो बस इतना सा के लिए ही ये गलत हो गया कि इसको यूरोपीय यूनियन नहीं छोड़ा था, न्यू होराइजन को नासा ही छोड़ा है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, और वही तो कह रहा है कि सत्य नहीं, तो मात्र बे आंसर है, पहला सत्य है। देख रहे हैं आप, करंट पढ़ के गए वामन ग्रह, और आंसर क्या आ गया, न्यू होराइजन भी। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। निम्न कथनों पर ध्यान आपो। पहला, वर्तमान में नासाए वामन ग्रह सेरिस ने ओशन वर्ल्ड नी संज्ञा आपी। बीजा, सेरिस नी शोध ईस्वीसन 1801 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा करवामां आवी हती। उपरोक्त माथी कया ऑब्लिक कयु कथन असत्य नथी यानी सत्य छे। परीक्षा में यह पकड़िएगा, तो बनने सत्य छे 1 અને 2। बस अगर ये नहीं पकड़ पाए तो आप जानते हुए आंसर गलत कर देंगे। अब आइए तीसरा, निम्न कथनों ऊपर ध्यान आपो। नेपच्यून कक्षानी अंदर सेरिस एकमात्र वामन ग्रह छे। अभी तो यही स्थिति है, हाइजिया को अभी इस्टेब्लिशमेंट नहीं मिला है IAU के द्वारा। सेरिसनी सपाटीनी नीचे ब्राइन जलाशय उपलब्ध छे, ब्राइन रिजर्वायर उपलब्ध छे, बिल्कुल छे। सेरिस सिवाय अन्य कोई खगोलीय पिंड ऊपर उपसपाटी महासागर नथी। तो यूरोपा किस लिए पढ़ाए थे, टाइटन किस लिए पढ़ाए, अभी प्लूटो किस लिए पढ़ाए। देखिए दोनों को जोड़ दिए, ऊपर का लाइन करंट, बाद का लाइन करंट, उसके बाद का लाइन ट्रेडिशनल। उपरोक्त माथी कयु कथन असत्य नथी यानी सत्य छे। तो 1 અને 2 सत्य छे, बाकी बधु असत्य छे। अब आइए तीसरा, चौथा, डाउन स्पेस क्राफ्ट ना संदर्भ में नीचे ना ऊपर ध्यान आपो। 27 सितंबर 2007, अब सितंबर निकाल देगा, कह देगा वर्ष 2007 मां नासाए तेने लॉन्च करियु। बिल्कुल, तेना उद्देश्य एस्ट्रॉइड बेल्ट ना 3 प्रोटोप्लांट नो अभ्यास करवानु हतु। नथी, 3 प्रोटोप्लांट माथी 2 प्रोटोप्लांट वेस्टा અને સેરિસના અભ્યાસ કરવાનું હતું। તેને ડેલ્ટા સેકન્ડ 7925H રોકેટ દ્વારા છોડવામાં આવ્યું હતું। ઉપરોક્તમાંથી કયું ઓબ્લિક કયા કથન સત્ય છે, સાચું છે, असत्य नहीं बोला। तो आंसर हो जाएगा सी 1 3 1 2 मात्र 3 1 3 1 2 3। तो आंसर हो गया 1 और 3। देख लीजिए, अगर तीसरा स्टेटमेंट सही है, आपको मालूम चल जाए,
तो ए अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और कथन सत्य 6 देख रहे हैं ना, अगर ये पता चल जाए कि पहला स्टेटमेंट सही है तो बी भी कट जाएगा। आप 50-50 ऐसे आ सकते हैं, इस तरह से आया जाता है। और जिसको मालूम चल जाए कि ये गलत है, खाली दूसरा, अच्छा दूसरा इसमें नहीं है कट, दूसरा इसमें नहीं है कट, तो अब जो है देख लेते हैं क्या मतलब 50-50 तो एक स्टेटमेंट गलत होने पर भी पहुंचा जा सकता है। तो ये आज हमने आपका एक करंट टॉपिक भूगोल का हमने लिया। आपको खुली छूट है कि आप इसको दिल्ली के भी, मैं बार बार उसी का गप करता हूं, आपको लगता होगा कई बार या यहां के शिक्षकों को कि तोमर सर उनको टीच नहीं, भाई आपको क्यों टीच करेंगे। जितने फैकल्टी हैं उनमें से आधे तो प्रत्यक्ष या परोक्ष मेरी किताब जरूर पढ़ें या मेरा नोट्स का उपयोग जरूर किए हैं, चाहे वो छुपा के किए हों या जैसे। भाई 2003 से हम यहाँ हैं, तो 2003 से पढ़ा रहे हैं और 2000 ईस्वी से मैं इस फील्ड में हूँ, तो 17 साल मैंने गुजरात में बिताए, तो आधे लोग तो प्रत्यक्ष या परोक्ष मेरे मटेरियल का यूज किए ही हैं। तो अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष विद्यार्थियों के साथ ये शोभा नहीं देता है हरीफाई करना और उन पर कोई कमेंट करना। मैं हमेशा पूरे लाइफ जो है मैं गुजरात में खड़ा होकर के यही कहा हूं कि टेक्स्ट बुक पढ़िए। आप जो दिल्ली से टॉपर के स्टेटमेंट पर फंस जाते हैं किसी कोचिंग में, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा भी नहीं है। कहा गया है ऑल थिंग्स ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं है, एक बात। और दूसरा, काबुल का घोड़ा सबसे फेमस, अरबी घोड़ा उससे भी फेमस है, बट काबुल का घोड़ा बहुत फेमस। लेकिन काबुल में गधा भी होता है, खाली घोड़े नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, चाहे गांधीनगर हो चाहे दिल्ली हो, सब अच्छा ही है। ऐसा नहीं है कि वहां से कोई कह दे अच्छा है। प्रचार बड़ा हो जाने से वो अच्छा नहीं हो जाएगा। 4 पास किए हुए लड़के का इंटरव्यू दिखा करके वो अच्छा नहीं हो जाएगा। वो तो और अपनी कमजोरी बता रहा है कि तुम्हारे यहाँ इंटरव्यू खाली किया था, पीटी मेंस कहाँ किया था। कितने इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो लिखते हैं अपने नाम के पीछे ET, MT, कभी लिखेगा कि वर्ष इतना में मेंस में मेरे यहाँ एडमिशन लिया था, यानी प्री नहीं लिया था। कई बार लिखेगा इंटरव्यू में मेरे यहाँ आया था। वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, पारदर्शी है, कम से कम बता देता है आपको। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपकी गलती है। काहे भाई बार बार तुम घुमाते रहते हो इंटरव्यू ही, तुम्हारे क्लास में कैमरा लगा है, जरा दिखा दो तो कि मेंस में वो लड़का बैठा हुआ था, तो मान जाएंगे कि तुम्हारे यहाँ पढ़ा था। आज के डेट में कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है। पीटी में तुम्हारे यहाँ बैठा था, मान लें। मेहनत रीजनल सेंटर में हमारे जैसे कितने बेहतरीन टीचर हैं जो कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं, सभी जगह। और उनके पके हुए आम को इंटरव्यू में खा करके कहते हो कि मैं रिजल्ट दिया हूँ IAS में। वो बच्चा बेचारा है अभी 20 साल का, 21 साल का, इसलिए भरमा जाता है। बड़े होते ना तो तुमको बिठा के पूछते। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर। अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि गुजरात मेरी कर्म भूमि है। यहाँ के बच्चे जब मटेरियल के पीछे भागते हैं, यहाँ के बच्चे जब टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, तो मन में पीड़ा होती है अंदर से कि हमारे राज्य का बच्चा कहाँ जा रहा है। अरे दिल्ली में जा करके जिसको भटकना है भटकने दीजिए, लेकिन आप अभी भी टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसका कोई जवाब नहीं। जो बच्चा सविंदर सिंह की किताब भौतिक भूगोल में पढ़ लेगा, उसको कोई नहीं पढ़ा पाएगा भूगोल में। जो बच्चा चतुर्भुज मामूरिया भारत का भूगोल पढ़ लेगा, उसको कोई नहीं पढ़ा पाएगा दुनिया में। जो बच्चा एक बार DD बसु और JN पांडे पढ़ लिया, उसको कोई पॉलिटी का किताब नहीं पढ़ा सकता है। और जो बच्चा इकोनॉमिक्स में मिश्रापुरी वो फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड पे है लाल एंड लाल पढ़ लिया, उसको फिर कोई इकोनॉमिक्स का किताब नहीं पढ़ा सकता है दूसरा। आपको दिख जाएगा कि बेचारा है जो लिखा है। तो आज 4 किताब का नाम बता दिए। रोज आप पूछते थे मैगजीन का नाम कैसे बता दें, इतना लिखता है क्या। तो चलिए, आपको अगर बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन एक गार्जियन होने के नाते अब मेरी भी उम्र 48 साल पूरी हो गई। 4 दिन के बाद 49 साल हो जाएगा। 26 अगस्त मेरा जन्मदिन है, तो मैं 49 में प्रवेश कर जाऊंगा।
इतने लंबे साल से मैं गुजरात में काम कर रहा हूँ, तो कम से कम उन बच्चों के लिए तो मैं मार्गदर्शन ठीक से दूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर। जय हिंद, जय भारत।